धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ वाराणसी द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन करेंट इंडिया अचीवमेंट्स फेल्योर्स एंड चैलेंजेस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबके साथ संबद्ध होने का मुझे बहुत हर्ष है। आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर गेसे नागवा सैमतेन, ऑनरेबल वाइस चांसलर CISTS सारनाथ वाराणसी, जिनसे मुझे एक बार और मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम में चेयरमैन के रूप में डॉक्टर राजशील कुमार उपाध्याय जी, रजिस्ट्रार इस विश्वविद्यालय के, कन्वेनर डॉक्टर हिमांशु पांडे जी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी, जिन्होंने मुझसे इसके बारे में संपर्क किया था। वक्ता के रूप में मेरे शुभेच्छु और अग्रज प्रोफेसर KP पांडे जी, फॉर्मर वाइस चांसलर MG KVP वाराणसी, हमारे मित्र और काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति रहे डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी, इस समय JNCU बलिया की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, कोऑर्डिनेटर्स में डॉक्टर जंपा तुप्तेन, मिस्टर ब्रजेश कुमार यादव और वे सभी जो आज के इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, जो इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं, श्रोता हैं अथवा दर्शक हैं या कहीं से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि वर्तमान भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा, इसकी उपलब्धियां, विफलताएं और चुनौतियां विषय पर विमर्श करने के लिए हम लोग एक साथ आज एकत्र हुए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का दौर कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु का दौर कहा जाता है, जिसमें पूरी मानवता भयग्रस्त है और यह संशय है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, हर समाज अपनी सुरक्षा के लिए सक्रिय है, संकल्पित है और प्रयत्न कर रहा है। ऐसे में हम उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिनके ऊपर व्यापक रूप से इस अदृश्य विषाणु का प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक आस्थानों पर, विविध प्रकार के संस्थानों पर, जिसमें शिक्षा निकाय भी हैं, व्यवस्था के संस्थान हैं, सत्ता के संस्थान हैं, आजीविका के स्थल हैं, आय और आजीविका प्रभावित हुई है, सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, आर्थिक संरचना भी एक कठिन दौर में आ गई है। ऐसे में मनुष्य करे भी तो क्या करे। एक ऐसा दौर जहां दुनिया के सारे राष्ट्र एक धरातल पर खड़े हो गए हैं। अब जो वैभव के आधार पर वर्गीकरण था राष्ट्रों का, संपन्न, असंपन्न, अल्प संपन्न, आप कह सकते हैं विकसित, अविकसित, अल्प विकसित, अर्ध विकसित, और सब एक धरातल पर खड़े हैं और एक जैसी लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए, अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसमें एक उदंड राष्ट्र भी है, अभिमानी राष्ट्र, अमर्यादित राष्ट्र या निरंकुश राष्ट्र, आप अहंकारी राष्ट्र भी कह सकते हैं, जहां पूरी दुनिया कोरोना को लेकर आक्रांत है। वह अपने निवासियों, नागरिकों की रक्षा छोड़कर हमारी सीमा पर अमानुषिक कृत्य करने के लिए उद्यत है। और उसे इस बात को समझना चाहिए कि आज का भारत वह भारत है जो ऐसे अहंकारी लोगों को पतन के मार्ग पर प्रेषित कर देता है।
इसलिए पूरी दुनिया इस पर विचार कर रही है कि मानवता सुरक्षित कैसे रहे, मानव सभ्यता सुरक्षित कैसे रहे, मानव व्यवस्था कैसे सुरक्षित रहे। हमने विकास के दौर में राष्ट्रों की सीमाओं को थोड़ा शिथिल कर दिया था। सूचना का प्रवाह, तकनीकी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, सेवा क्षेत्र का प्रवाह बहुत सुगम हो गया था। लेकिन उस अहंकारी राष्ट्र द्वारा मनुष्यता के विरुद्ध अपनी प्रयोगशाला में पैदा किए गए विषाणु के कारण यह सारी व्यवस्थाएं अब अवरुद्ध हो गई हैं, सीमाएं अब जटिल हो गई हैं। केवल सूचना का प्रवाह इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है, जिसे हम इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, वेब की दुनिया कहते हैं। अन्यथा अब एक देश से दूसरे देश में आना जाना कठिन हो गया है। ऐसे में हम किस आश्रय का उपयोग करें, हम कौन सा माध्यम लें जिसके चलते हमारे अंदर संबल आए, हमारे अंदर आत्मविश्वास आए और आगे बढ़कर कुछ करने का भाव पुनः जागृत हो। आज हर देश में एक नारा है, वर्क फ्रॉम दी होम, कि घर से रह के ही आप काम करिए। कारण कि अब सुरक्षा के लिए एक ही स्थान है, आपका आवास, आपका वह स्थल जहां अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, परिवारी जनों के साथ रह सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं, जो परिवार के सद्गुण हैं उसे देख सकते हैं और परिवार में रहकर विकास के जो उपादान हैं उसे आप अपना सकते हैं। इस तरह से हम उस दौर में हैं जिसे संशय का दौर कहते हैं। विश्वास और संदेह के बीच की स्थिति, इस स्थिति से कौन निकाले? यह निकालने का काम तो शिक्षा का ही होता है। और इसलिए शिक्षा के माध्यम से हम पुनः जो हमारी ढलान की स्थिति आ गई थी वैकाशिक संदर्भों में, उस ढलान को रोकने और फिर इस ढलान से उत्थान की ओर बढ़ने का काम अब शिक्षा के माध्यम से ही हमें करना है। शिक्षा हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। हमारे यहाँ की तो मान्यता ही है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे बाधाओं से, वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से, अज्ञानता से, अभाव से जो मुक्त करे उसे ही विद्या कहते हैं। और इस विद्या का सर्वश्रेष्ठ धाम, सर्वोत्कृष्ट निकाय विश्वविद्यालय होते हैं, जहाँ के लिए कहा जाता है कि विश्वविद्यालय क्या है, जहाँ का मंतव्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, जहाँ दुनिया के सभी शुभ विचार आते हैं, आने देना चाहिए और उन्हीं शुभ विचारों से मनुष्यता खड़ी होती है, मनुष्यता निर्मित होती है और मानवता के सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। और इसी गुणों के आधार पर हम फिर कर्मशील बनते हैं, ध्येयशील बनते हैं, ज्ञानशील बनते हैं और फिर हम बड़प्पन प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्वयं महत्वम पनयंत भूतयः, कर्म करने से ही बड़ाई मिलती है। ये जो स्वयं महत्वम पनयंत भूतयः है, यह हमें कर्म की ओर प्रेरित करने का वाक्य है और यह वाक्य हमारी शिक्षा से ही निकलता है। हम आप जीवन पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे 4 गुरु मिलते हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। प्रथम गुरु हमारी माँ होती है जो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। साथ में हमारे पिता होते हैं जो हमें संबोधन सिखाते हैं, संबंध सिखाते हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो शिक्षालय में आते हैं, वो चाहे प्राथमिक शिक्षालय हो अथवा विश्वविद्यालय हो। वहाँ जो हमारे गुरु होते हैं वह हमें हमारे मंतव्य और गंतव्य की जानकारी देते हैं और जो विषय है जिसे हम ज्ञान की विधाएं कहते हैं उससे वह हमें अवगत कराते हैं। वो हमें दक्ष बनाते हैं,
वो हमें विज्ञ बनाते हैं और उसी दक्षता और विज्ञता के आधार पर हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे साथ माँ नहीं होती, हमारे आचार्य हमारे साथ नहीं होते, तो उस स्थल पर हमें सहयोग करने के लिए हमारे शास्त्र होते हैं। उन्हीं शास्त्रों से हमें दृष्टि मिलती है और उस दृष्टि से हम फिर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और अपने संशय का निवारण करते हैं। कभी कभी हम शास्त्र लेकर भी नहीं चलते। तब अगर कभी हमें रुकना पड़ा और सोचना पड़ा अब हम जाएं तो किधर, अपनाएं तो कौन सा मार्ग, तो इसके लिए जो सबसे ऊपर आते हैं हमारे साथ वो हमारे शास्ता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है महाजन। महाजनों ये न गतः सपंथा, वो होते हैं बुद्ध, कृष्ण, राम और आज के दौर में दलाई लामा, जिनसे संबंधित यह तिब्बती संस्थान है, जिनके चेहरे पर अद्भुत इनोसेंस है, जिनको देखकर आकर्षण क्या होता है, आस्था क्या होती है, विवेक क्या होता है, प्रज्ञा क्या होती है, बुद्धि क्या होता है, विचार किसे कहते हैं, सबका बोध उन्हें देखते ही हो जाता है। मैं उनको आज के अवसर पर यहीं से नमन करता हूँ और फिर इस विश्वविद्यालय में उनका अंश लेकर उपस्थित जो कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय के, उनका भी मैं स्तवन कर रहा हूँ। एक ऐसी जगह पर शिक्षा देने का, काशी के समीप, काशी को तो 3 लोकों से न्यारी नगरी कहते हैं, जिसे संस्कृत का केंद्र कहते हैं या संस्कृति की राजधानी कहते हैं। तो ऐसे अवसर पर सारनाथ में आप लोग हैं और आप सब सुन रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब थोड़ी चर्चा मैं उस विश्वविद्यालय की कर रहा हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय की शिक्षा, उपलब्धियाँ, विफलताएं और चुनौतियाँ आज का विषय है। विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्चतम केंद्र होते हैं और हर विश्वविद्यालय का या शिक्षा के उच्चतम संस्थान का एक ही ध्येय होता है, इंटर टू ग्रो एंड व्हेन यू गो आउट सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन एंड एबव ऑल सर्व द ह्यूमैनिटी। आप इस संस्थान में विकासार्थ प्रवेश करें और जब यहाँ से जाएं निपुण होकर, दक्ष होकर, पात्र बनकर, तो आप समाज की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें और सर्वोपरि मानवता की सेवा करें। कारण जो अध्ययन के लिए आता है उससे बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। एक अपेक्षा होती है परिवार की, एक अपेक्षा होती है समाज की, एक अपेक्षा होती है राष्ट्र की और सर्वोपरि अपेक्षा होती है मानवता की। अपेक्षा उसी से करते हैं जिसे हम ऊर्जा पुंज कहते हैं। विद्यार्थी या अध्येता ऊर्जा का पुंज होता है, इसलिए विश्वविद्यालय उससे संबंधित कई प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है। पहला दायित्व विश्वविद्यालय का होता है कि जो हमारा अध्येता है, अध्ययनशील विद्यार्थी है, उसके व्यक्तित्व का विकास करना। यह व्यक्तित्व बहुआयामी हो जाना चाहिए और इस तरह उसे बन जाना चाहिए कि जीवन के जितने क्षेत्र हैं सब में उसके पास नेतृत्व की क्षमता आ जाए। कला, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, शिल्प, शस्त्र, शास्त्र, जितने भी विधान हो सकते हैं उस सब में नेतृत्व की क्षमता आए, अर्थात वह पारंगत हो जाए। दूसरा उद्देश्य होता है विश्वविद्यालय का वर्तमान का आधार तैयार करना। आज हम जिस दौर में हैं उसके लिए क्या मजबूत आधार हो सकता है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। यह आधार केवल इमारतों का नहीं होता, यह दक्ष लोगों का होता है, समाज विज्ञानियों का होता है, वैज्ञानिकों का होता है, अन्वेषकों का होता है, दार्शनिकों का होता है, कलाकारों का होता है, ये सबका होता है। तो हम इस तरह से वर्तमान का आधार तैयार करते हैं।
साथ ही भविष्य के रचनाकार की रचना करना विश्वविद्यालय का ध्येय होता है। जो भविष्य होने वाला है, जो भविष्य वर्तमान बनने वाला है, उसकी रचना कौन करेगा? यह रचना तो विद्यार्थी ही करेगा, अपने अध्ययन से, अपने अनुसंधान के माध्यम से, अपनी योग्यता से, अपनी दक्षता से और अपनी पात्रता से। तो हम भविष्य के रचनाकार की रचना करते हैं और अंततः सुधार करना, परिष्कार करना, पुनरुद्धार करना, यह विश्वविद्यालय का ध्येय होता है। और इसी से लेकर के विश्वविद्यालय अपने पथ पर आगे बढ़ता है। इस संदर्भ में देखें तो हमारे विश्वविद्यालयों ने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। हम इस कोरोना फेज को अगर छोड़ दें तो जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, उपलब्धियों का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे विश्वविद्यालयों ने अपनी विजय पताका न फहराई हो। आय और आजीविका का क्षेत्र हो, आर्थिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, संस्कृति और सभ्यता का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो अथवा दर्शन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विश्वविद्यालय में किए जाने वाले शोध और अनुसंधान ने मनुष्य को वह ऊंचाइयां प्रदान की हैं जहां जाकर हमें गर्व, गौरव और संतोष की अनुभूति होती है। ये हमारे विश्वविद्यालयों की देन है कि आज हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के मामले में दुनिया के सबसे अग्रणी राष्ट्र हैं। यह हमारे विश्वविद्यालयों की ही देन है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम प्लूटोनियम संवर्धित यूरेनियम के साथ ही थोरियम से नाभिकीय आयुध और नाभिकीय ऊर्जा बनाने वाले एकमात्र देश हैं। और देश केवल थोरियम और प्लूटोनियम और संवर्धित यूरेनियम से ही नाभिकीय ऊर्जा तैयार करते हैं। थोरियम से नाभिकीय ऊर्जा तैयार करने वाले हम इकलौते देश हैं। ये हमारे विश्वविद्यालयों की देन है। समाज विज्ञान की विविध विधाओं में दुनिया में अपना स्थान स्थापित करने में हमारे आचार्यों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वह अनुपम, अद्वितीय है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां इतनी अधिक हैं कि हम उनकी गणना सहज रूप में नहीं कर सकते। अध्ययन अध्यापन की जो विधा हमारे यहाँ है, अतीत से लेकर आज तक, उसका अगर हम ध्यान करें तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के विश्वविद्यालयों की चर्चा होती है: नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। नालंदा में हम शास्त्र ज्ञान से अवगत कराते थे अपने विद्यार्थियों को, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र जो हमें अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि और दूरदृष्टि प्रदान करते हैं, यह सब हमें नालंदा से मिल जाता है। तक्षशिला, जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों विधाओं की शिक्षा दी जाती थी, अर्थात अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि तो है ही, साथ ही सुरक्षा के जितने उपाय हो सकते हैं उसका विधान तक्षशिला में था। क्योंकि जीवन हमारा गतिशील हो, प्रगतिशील हो, समृद्ध हो, सुविधा युक्त हो, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि राष्ट्र की रक्षा हो और राष्ट्रांतर्गत समाज की भी रक्षा हो। इसलिए शास्त्र की विधा थी, शस्त्र की विधा थी। और शस्त्र में हम कितने पारंगत थे इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि हम बैठकर मानसिक शक्ति के आधार पर उस स्थान पर पहुंच सकते थे जहां पहुंचना संभव नहीं था। और ऐसे बैरी को जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम कुश के बाण से धराशायी कर सकते थे। ये विश्वविद्यालय व्यवस्था का देन है हमारे देश में कि हम मेहरौली का जो स्तंभ है, जंग मुक्त लौह बनाने में सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, यह जनजातीय अंचल का विश्वविद्यालय है। यहाँ एक जनजाति है अगरिया। इन लोगों के पास वह प्राकृतिक ज्ञान है, हाथ से मिट्टी हटा के बता सकते हैं कि यहाँ लौह अयस्क है कि नहीं है, और लौह अयस्क निकालकर जंग रहित लौह बनाने में दक्षता हासिल है। हमारे विश्वविद्यालय ने जो काम किया है वह प्रयोगशाला से भूतल पर लाने का काम किया है, जिसे फ्रॉम लैब टू लैंड कहते हैं।
और इसीलिए विश्वविद्यालयों में जो आचार्यों की परंपरा रही है उसे कहा जाता है ऋषि महर्षि की परंपरा। और ये जो महर्षि होते थे और ऋषि होते थे, ये हमारे आचार्य होते थे जो सामाजिक व्यवस्था के प्रणयन के साथ ही साथ वैज्ञानिक भी होते थे। अपनी प्रयोगशालाओं में, उनके आश्रम प्रयोगशाला के रूप में थे, वह फार्मूला बनाते थे और उस फार्मूला का प्रयोग कैसे किया जाए यह सब निश्चित होता था। आपने अगस्त का नाम सुना होगा, बहुत सारे शस्त्र के बारे में ज्ञान उनके पास थे और कहा जाता था ऋषियो मंत्र द्रष्टारः, कि ऋषि मंत्र दृष्टा होता है, जो आश्रम में मंत्र की साधना करता है, फार्मूला बनाता है, उसको देखता है अर्थात उसका प्रयोग भी कर लेता है। ये ज्ञान था हमारे विश्वविद्यालयों से निःसृत। तो बहुत सारी उपलब्धियां हमारे विश्वविद्यालयों की हैं। हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे पास बहुत अभाव था, अन्न के क्षेत्र में, सुविधा के क्षेत्र में, जो मौलिक आवश्यकता है उसके क्षेत्र में। लेकिन विश्वविद्यालयों ने हरित क्रांति के द्वारा, श्वेत क्रांति के द्वारा तमाम प्रकार की सुविधाएं दी। अब हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अन्न के उत्पादक देश हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने वह मिसाइलें तैयार की जिसका निशाना बिल्कुल अचूक होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने सागर तल को नापने का वह विधान दिया जो कहीं और नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों ने वह रक्षा कवच आज हिंदुस्तान को दे रखा है कि अगर कोई दूर से भी कोई दृष्टि रखता है तो उस दृष्टि को अंधा करने की सामर्थ्य हमारे विश्वविद्यालयों ने दे रखी है। इसलिए जितने भी क्षेत्र हैं, औषधि का क्षेत्र हो, अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो, महानगरीय विकास का क्षेत्र हो, निर्माण का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे विश्वविद्यालयों ने अनगिनत उपलब्धियां अर्जित की हैं। इसीलिए हिंदुस्तान ज्ञान की दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनने के पथ पर अग्रसर है। ये हमारे वैज्ञानिकों की ही देन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय, विभिन्न प्रकार के संकाय और उन संकायों के सभी दक्ष प्रतिष्ठित आचार्य अपनी मेधा से, अपनी ज्ञान शक्ति से विद्यार्थियों को आलोकित कर रहे हैं और पूरे समाज को चमत्कृत कर रहे हैं और राष्ट्र को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर विषय की बहुत सारी विधाएं हैं और उन विधाओं को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का काम हमारे विश्वविद्यालय ही कर रहे हैं। लेकिन इन विश्वविद्यालयों की कुछ समस्याएं भी हैं और विशेष करके आज के दौर में जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है। विफलताएं तो विश्वविद्यालयों की नहीं हैं। जो विफलताएं अगर दिखती हैं, और आप लोगों ने चर्चा भी किया होगा, वह परिस्थिति जन्य और परिवेश जन्य विफलताएं हो सकती हैं कि हमने एक निश्चित अवधि में जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प लिया था वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। केवल इतनी ही विफलता है, लेकिन हम विफल नहीं हुए। हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के मार्ग में हैं। हम वह शिक्षा दे रहे हैं जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। हमारे यहाँ सुख के उपाय विदुर नीति में बताए गए हैं। विदुर से धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मेरे पास सब कुछ है, बड़ा साम्राज्य है, 100 पुत्र हैं, वैभव है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सुख नहीं है। सुख के उपाय बताओ। तो विदुर ने उपाय बताया, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, परिवार में थोड़ा धन की व्यवस्था हो, घर का काम चलता रहे, व्यक्ति निरोग हो, नित्यम रोगिता च, नैरोग्यता की स्थिति हमेशा बनी रहे, सहचर या सहचरी प्रियकर हो और प्रिय बोलने वाला हो। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। साथ ही जो हमारी विद्या है
वह अर्थकरी होनी चाहिए। जो हम शिक्षा दे रहे हैं वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, उसको आजीविका का साधन दे, अर्थात हम एक निश्चित आधार प्रदान करें। इस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय बने हैं, चले हैं और बढ़े हैं। लेकिन विश्वविद्यालय अपनी सीमा में आजीविका नहीं देता। आजीविका प्राप्त करने के लिए वह समर्थ बनाता है, इसलिए वह प्रशिक्षण देता है, शिक्षण देता है और आगे के लिए निर्देश देता है। हम इसे विफलता नहीं मानते कि विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया कि अपनी सीमा में ही आजीविका नहीं किया। आजीविका के लिए दक्ष बनाना यह विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के दौर में चुनौतियां हैं। विश्वविद्यालय में 3 ही प्रकार के मुख्यतः काम होते हैं। उच्च शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा के साथ ही अनुसंधान की व्यवस्था देना और अनुसंधान और नॉन मेस के माध्यम से हम जितने सफलता के मानक हैं उन्हें तय करना, यह विश्वविद्यालय का ध्येय होता है। बहुत सारे लक्ष्य एक राष्ट्र के लिए निर्धारित होते हैं और उस राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करने के अनेक निकाय होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय विश्वविद्यालय होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय ही मनुष्य की रचना करते हैं। दुनिया में और कोई ऐसा औद्योगिक स्थान नहीं बना जो मनुष्य की रचना करता। मनुष्य की रचना करना, उसमें मनुष्यता के सारे उदात्त गुणों का समावेश करना, करुणा, सहयोग, सानिध्य, ये सारे भाव लाना, अहिंसा का भाव लाना, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का भाव लाना, ये विश्वविद्यालय करते हैं, ये इनका काम है। नवोन्मेष में हमेशा लगे रहना, ये विश्वविद्यालय का काम है। नवाचार की व्यवस्था करना, ये विश्वविद्यालय का काम है। स्किल डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ें, यह विश्वविद्यालय का काम है। यह सब विश्वविद्यालय करता है। नवाचार और नवोन्मेष, साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा का विधान करना, जिसके प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मानव संसाधन मंत्री पोखरियाल जी का निरंतर आग्रह रहता है और संदेश रहता है निशंक जी का। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है और इस पर हमें चलना है। सारे विश्वविद्यालय इस कार्य में लगे हुए हैं। वस्तुतः विश्वविद्यालय लोक दृष्टि और शास्त्र दृष्टि की रचना करता है। लोक दृष्टि से हम विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, समस्या है तो उसका समाधान करते हैं, व्यवस्थागत ढांचा तैयार करते हैं, नायक तैयार करते हैं और हमारा संविधान ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जो शास्त्र दृष्टि है उससे हम विद्या, ज्ञान और नीति का अनुशीलन करते हैं और जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं और इसी माध्यमों से हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। आज के दौर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। विश्वविद्यालय तो जीवंत रहता है शिक्षक और शिक्षार्थी के माध्यम से। प्रशासन उसका एक अलग विभाग है, लेकिन जहां आचार्य अध्ययन अध्यापन में निमग्न हो, अध्येता विद्यार्थी पढ़ने में निमग्न हो, तो विश्वविद्यालय स्पंदित होते रहते हैं। आज का जो दौर है कोविड-19 का दौर, इसमें हम विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता अपने विद्यार्थियों से दूर हैं। आज हमसे विद्यार्थी मिल रहा है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अदृश्य विषाणु या बैरी का समाधान हम एक अदृश्य माध्यम से कर रहे हैं, जिसे डिजिटल पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं और सोशल मीडिया के तमाम साधन हैं जिससे हम मिल रहे हैं। MHRD ने, UGC ने बहुत सारे पोर्टल विकसित किए हुए हैं जिससे हम विद्यार्थियों को उनका पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, विविध विधाओं का ज्ञान भी दे रहे हैं। विषयों से संबंधित जो जानकारी है हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक चुनौती है कि आज हम कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, लेकिन फिर उससे हम संबद्ध कैसे हों। तो हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम संबद्ध हो पा रहे हैं। एक चुनौती है कि हम अपने सामने बैठाकर जो परीक्षा लेते हैं, आज की तारीख में अध्ययन के अध्यापन के बाद भी हम परीक्षा की कौन सी प्रणाली विकसित करें।
एक चुनौती है कि हमारा विद्यार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, हमारे आचार्य प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, प्रयोगशालाएं बंद हैं, आंशिक रूप से खुली हैं, हम फिर प्रयोग से कैसे विद्यार्थी को संबद्ध करें? एक चुनौती है। एक चुनौती है कि हमारे जो शोध छात्र हैं, जिन्हें फील्ड वर्क करना है, लैब वर्क करना है, उन्हें हम कैसे इससे जोड़ पाएं? ये आज के विश्वविद्यालयों के सामने खड़ी हुई चुनौती है। एक चुनौती है विश्वविद्यालय में हम जो रोजगार देने वाले निकाय हैं, हम उनको बुलाते थे, अपने विद्यार्थियों से उनका परिचय कराते थे, कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से उन्हें आजीविका का अवसर प्रदान करते थे। आज हम नहीं कर पा रहे, ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती के समाधान के भी उपाय हैं। हम जैसे विषयों की जानकारी दे रहे हैं, वैसे ही उनकी परीक्षा का विधान भी कर रहे हैं। हमारे द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय में, जहाँ भी विश्वविद्यालय हैं, उनके सामने कुछ प्रश्न भेजे जा रहे हैं, उनसे हम डिजर्टेशन ले रहे हैं। कुछ हमने सैद्धांतिक ज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्हें दे रखा है, कुछ उन्होंने स्वतः लॉकडाउन से पहले प्रयोगशालाओं में रहकर काम किया है। इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं? हमारा जो विजन होता है वह भी विज्ञान का एक फलक होता है। सपने भी विज्ञान के एक विषय होते हैं। हमें सपने देखने चाहिए, उसको विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहिए। हमें एक दूरदृष्टि रखनी चाहिए, हमारा एक विजन होना चाहिए, उसे विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहिए। हम इस मोड से भी हम वैज्ञानिक प्रयोगों को विद्यार्थियों को दिखला सकते हैं और दिखला रहे हैं। यह जो फेज है, कोई भी फेज अस्थायी नहीं होता। आपदा समाप्त होने के लिए ही आती है। समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान होता ही होता है। आने वाले दिनों में यह फेज भी खत्म होगा। पुनः हम नए सिरे से एक नई कार्य संस्कृति का श्री गणेश करेंगे, जिसे आज हम नए रूप में देख रहे हैं, घर से ही बैठकर कार्य करना। हम पुनः अध्ययन की सनातन विधाओं में, पुरातन विधाओं में, अधुनातन विधाओं में पुनः लग जाएंगे। पुनः सवेरा होगा और हम ज्ञान के आलोक से पुनः आप्लावित होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। नैराश्य की कोई स्थिति नहीं है। मनुष्य तो अपनी जिजीविका के लिए जाना जाता है। मनुष्य तो चरय वेद का सिद्धांत लेकर चलता है। हमारी जिजीविका ऐसी है कि कोई आपदा हमारे लिए अपराजेय नहीं है। तो हम इस आपदा पर भी विजय प्राप्त करेंगे, इसका निर्मूलन करेंगे। हमारे आसपास प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, जिसे हम वनौषधियाँ कहते हैं, आंचलिक औषधियाँ कहते हैं, स्थानीय औषधियाँ कहते हैं। आज विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि हमारे आसपास जो औषधियाँ हैं, हम इनके माध्यम से नैरोग्यता का उपाय विकसित कर लें। आज के कठिन दौर में हमारे भाई बंधु जो बाहर बहुत सारे कार्य करने के लिए गए थे विभिन्न क्षेत्रों में, इस विषाणु के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा है। स्थानीय स्तर पर उनके लिए आजीविका के क्या साधन हो सकते हैं, हम किस प्रकार का प्रशिक्षण दें, किस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट करें कि उन्हें अपने स्थान पर ही आजीविका का साधन मिल जाए। हम ऋषि और कृषि परंपरा के लोग हैं। हमारे पास कृषि का विशाल क्षेत्र है। हम कैसे अब कृषि के क्षेत्र में नवोन्मेष करें, नया प्रयोग करें, कैसे हमारे पास जो प्राकृतिक विधान रहा है, हमारा पुरातन विधान रहा है, कृषि के माध्यम से स्वस्थ रहने का और आत्मनिर्भर रहने का, हम उस ओर बढ़ें। चुनौती है आज आत्मनिर्भरता की और स्वावलंबन की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए संदेश दिया हुआ है। अब विश्वविद्यालयों को इस दिशा में आगे बढ़ना है कि हम स्वावलंबन की राह निकालें अपने यहाँ से और भारत को एक ऐसा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं जिसके लिए बाहर से सामान लेना आवश्यक न हो। हम इस प्रकार की औषधि का उत्पादन करें, अन्न का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, औद्योगिक आस्थानों में जीवन रक्षण
सुख सुविधा के ऐसे साधन विकसित करें जिसकी तरफ दुनिया ललक से देखे। अब यह राह विश्वविद्यालयों से जाएगा। आज जो चुनौती है उसे हमें अवसर के रूप में लेना है और इस अवसर को धरातल पर उतारना है। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है और ज्ञान की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना है। यह कार्य विश्वविद्यालयों का है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सभी विश्वविद्यालय, वहाँ के दक्ष आचार्य, विद्यार्थी, व्यवस्थापक सब मिलकर ऐसा करेंगे कि हम ज्ञान की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। आइए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, सफल, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।